कैसे हैं आप सब। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एनिमल फार्म। इस किताब को जॉर्ज ऑरवेल ने 1945 में लिखा था। जॉर्ज ऑरवेल की नाजरीन खसूसियत ये है कि उनकी जो लिखी हुई किताबें हैं उनको आप मौजूदा या गुज़रे हुए अदवार में किसी भी दौर पे मैप कर सकते हैं और आपको लगेगा कि ये तो आज ही के दौर की बात हो रही है या ये तो उसी दौर की बात हो रही है जिसका हम सोच रहे हैं। ये नावल हमें सियासत, करप्शन, पावर, रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन के बाद आने वाली ख़राबियाँ, इन सब से इंट्रोड्यूस करता है। एक ऐसी कहानी पे मबनी है जो बेस करती है एक फॉर्म जिसका नाम है मैनोर फार्म। उस फॉर्म के जो ओनर हैं वो एनिमल्स पे बहुत जुल्म करते हैं, शराब के नशे में धुत रहते हैं और उसके जो वर्कर्स भी होते हैं वो उनको ना खाना टाइम पे देते हैं ना उनकी टेक केयर करते हैं सही तरीके से, जिसकी वजह से एनिमल्स में एक महरूमी का अंसर पैदा हो जाता है। फिर ये बैलून तब फटता है जब एक दिन वो बहुत मुशक्क़त के बाद एनिमल्स को खाना डालना भूल जाते हैं। जैसे ही वो खाना डालना भूलते हैं तो एनिमल्स अपने फार्म के मालिक पर, जो कि पहले से ही नशे में चूर होता है, धावा बोल देते हैं। और मैनोर फार्म में रिवोल्यूशन का स्टार्ट तब होता है जब एक बूढ़ा मेजर, जो कि एक सूअर होता है, वो एक तकरीर करता है जिससे तमाम जानवरों में रेवोल्यूशन का जज्बा अरूज पर चला जाता है। वो अपनी तकरीर में बताता है कि कैसे इंसान हम पर जुल्म करते हैं और कैसे जानवरों को अपने हकूक़ के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए, चाहे वो उस दिन के लिए ज़िंदा रहें या ना रहें, लेकिन उनको उस दिन के लिए कोशिश करनी है जब तमाम जानवर आज़ाद और इक्वल होंगे। इस तकरीर के बाद एक दिन ऐसे होता है कि मैनोर फार्म के जो ओनर होते हैं मिस्टर जॉन्स और उनके वर्कर्स एनिमल्स, जो कि पहले से ही रेवोल्यूशन की आइडिया को सुन चुके होते हैं, इस पर अमल करना चाहते होते हैं, उन्हें खाना डालना भूल जाते हैं। इससे होता ये है कि वो अपने मालिक और उसके वर्कर्स पर धावा बोल देते हैं। जैसे ही वो धावा बोलते हैं, मिस्टर जॉन्स और उनके वर्कर्स उनका मुकाबला नहीं कर पाते और इस तरह फॉर्म लिबरेट हो जाता है। फॉर्म जैसे ही लिबरेट होता है उसका नाम मैनोर फॉर्म से हटाकर एनिमल फॉर्म रख दिया जाता है। इस कहानी के बहुत सारे दिलचस्प किरदार हैं, लेकिन उन पर आने से पहले आपको मैं ये बताता चलूँ कि इसको जॉर्ज ऑरवेल ने रशियन रेवोल्यूशन को इन माइंड रखते हुए उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा था, एनिमल फार्म को, जो नावल है। तो इसके किरदारों पर आते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन किरदार एक पिग है जिसका नाम है नेपोलियन। नेपोलियन बहुत ताकतवर, जानदार और अपनी बात मनवाने का हुनर जानने वाला एक पिग है, जो कि बहुत एक चालाक और मकार है, साजिशी ज़हन का। उसके अलावा एक और पिग है जिसका नाम है स्नोबल। स्नोबल जो है वो बहुत समझदार है, किताबें पढ़ता है, जो फॉर्म पे मौजूद होती हैं उनसे वो इल्म हासिल करता है और उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश भी करता है। और इसके अलावा एक तीसरा पिग होता है जिसका नाम होता है स्क्विलर। स्क्विलर की जॉब ये होती है कि जो भी नेपोलियन कहता है वो उसको प्रोपगेट करता है वहाँ की जो कॉमन एनिमल्स होते हैं उनमें, यानी उसका एजेंडा जो है उसका प्रोपेगेंडा करने का काम स्क्विलर का होता है। इसके अलावा कुछ और किरदार हैं, जिस तरह से बॉक्सर का किरदार है, जो कि बहुत मेहनती एक घोड़ा होता है। इससे जॉर्ज ऑरवेल ने अवाम के उस मज़दूर तबके को, जो हर वक्त अपने कौम और अपने मुल्क के लिए काम करने को तैयार होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, उसको जो है ना उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। इसके अलावा एक मौली नाम की एक घोड़ी होती है जो कि बड़ी खूबसूरत होती है और उसको मीठा खाना बहुत पसंद होता है और उसको अपने खूबसूरती का बहुत ख्याल रखने की आदत होती है। तो इससे उसने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है उन लोगों को जो निज़ाम की तब्दीली में ज़्यादा यकीन नहीं रखते और ज़ाती फ़ायदे के लिए जो है जो लोग इनकलाब की कोशिश कर रहे होते हैं उनको छोड़ देते हैं। इसके अलावा बेंजामिन नाम का एक गधा है जो रिप्रेजेंट करता है मुआशरे के उस तबके को जो इनकलाब पे यकीन ही नहीं रखते। उनको लगता है कि ये सब फजूल है, सारी कोशिशें फजूल हैं, कुछ बदलने नहीं वाला। इसके अलावा शीप्स का एक तबका है जो रिप्रेजेंट करता है मुआशरे की आम आवाम को, जिन्हें जो समझाया जाए वो समझ जाते हैं और जो
उनका हुक्मरान कहता है वो उसी के नारे लगाते हैं, उनके पीछे घूमते फिरते रहते हैं, चाहे वो सही हैं या गलत हैं, वो उनको डिफेंड करना चाहते हैं। इसके अलावा एक कौवा जिसका नाम मोजेस होता है, ये मिस्टर जॉन्स के बहुत करीब होता है और ये मिस्टर जॉन्स के लिए स्पाई का काम करता है। फार्म के जानवरों की क्या सोच चल रही है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, इस सब की डिटेल वो मिस्टर जॉन्स को देता होता है। लेकिन जैसे ही फार्म पर एनिमल्स का कब्ज़ा हो जाता है तो ये भी कहीं उड़ जाता है और गायब हो जाता है। उससे पहले मोजेस का काम ये होता है कि वो एक शुगर कैंडी लैंड के बारे में जानवरों को बताता है कि तुम मेहनत से काम करो, जैसे ही तुम मर जाओगे, इस दुनिया से चले जाओगे, तो तुम एक शुगर कैंडी लैंड में जाओगे जहाँ बहुत सारा मीठा खाना होगा, और इस तरह की बहुत सारे ख्वाब दिखाता है जो कि सच्चे तो नहीं होते, लेकिन जानवर फॉर द टाइम बीइंग उनको सच मानकर अपना काम करते रहते हैं। इसके अलावा 7 असूलों पर मबनी एक एनिमल्स अपना चार्टर पेश करते हैं। ये कहा जाता है कि जो भी 2 टांगों पर चलता है वो हमारा दुश्मन है। इसके अलावा जो भी 4 टांगों पर चलता है या पर रखता है वो हमारा दोस्त है। कोई भी जानवर कपड़े नहीं पहनेगा, कोई भी जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा, कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा, कोई भी जानवर दूसरे जानवर का कत्ल नहीं करेगा और सब जानवर बराबर हैं। तो यहाँ ये जानना बहुत अहम है कि पिग्स इतने पावरफुल कैसे थे इस पूरे नावल में, और क्या कॉन्टेक्स्ट उनका था कि वो सारे इस फॉर्म को मैनेज करते थे और बाद में लीडरशिप रोल में भी चले गए। तो इसका स्टार्ट होता है उस ओल्ड मेजर की तकरीर से जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। वो तो चुनांचे अपनी उस तकरीर के कुछ देर बाद ही मर जाता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाता है बाकी जानवरों पे, पिग्स को लेके भी, उनकी कम्युनिटी को लेके भी। तो होता कुछ यूँ है कि जब जानवर रिवॉल्ट कर रहे होते हैं अपनी जो रिबेलियन है उसके लिए, तो जब वो फाइट कर रहे होते हैं मिस्टर जॉन्स और उसके वर्कर्स के साथ, तो लीडरशिप रोल जो है वो पिग्स इख्तियार कर लेते हैं। और क्योंकि वो पढ़ने लिखने को जानते होते हैं और इस वजह से वो जो है बैटल की स्ट्रेटजीज़ इनको भी बखूबी जानते हैं। तो जैसे ही वो लीडरशिप रोल अडॉप्ट करते हैं और मिस्टर जॉन्स से फॉर्म को आज़ाद करवा लेते हैं, तो होता कुछ यूँ है कि वो बाकी जानवरों को इस चीज़ पर कायल भी कर लेते हैं कि जो पिग्स हैं वो इस लीडरशिप के रोल के लिए वो अहल तरीन जानवर वही हैं। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो ये कि पिग्स के अलावा पढ़ना लिखना कोई उस लेवल का जानता ही नहीं होता बाकी जानवर, जैसे शीप्स हो गए, अब वो तो सिर्फ नारेबाजी के लिए होते हैं, और बाकी जानवर जो होते हैं उनकी तो याददाश्त इतनी बुरी होती है कि वो तो अपने जो चार्टर के 7 प्रिंसिपल्स जो ओल्ड मेजर की तकरीर के बाद जानवर बनाते हैं या रिवॉल्ट को कामयाब करने के बाद, तो वो तो उसको भी याद नहीं रख पाते, उनकी तो याददाश्त इतनी बुरी होती है। इसके अलावा नेपोलियन और स्नोबल जो होते हैं उनमें कुछ इख्तलाफात रहते हैं। स्नोबल क्योंकि एक इंतहाई ज़हीन पिग होता है, उसने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी होती हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड नेपोलियन जो होता है वो एक इंतहाई मकार और चालाक किस्म का पिग होता है। वो हर वक्त एक साजिशी जहन और साजिशी मंसूबे रखता रहता है। तो जैसे ही एक बार स्नोबल विंड मिल का एक प्रोजेक्ट होता है वो पेश करता है कि उससे ये फ़ायदा होगा कि जो जानवर हैं उनको बहुत कम काम करना पड़ेगा और उस विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाएगी, जिससे बहुत सारे फार्म के जो काम हैं उनको किया जा सकेगा और जानवर सिर्फ हफ्ते में 3 दिन काम करेंगे। नेपोलियन जो होता है वो जब इस चीज़ को असेस करता है तो वो उसकी मुखालफत शुरू कर देता है। इसी तरह फिर यूँ होता है कि बैटल ऑफ काउशेड हो जाता है। बैटल ऑफ काउशेड में मिस्टर जॉन्स जो होता है वो अपने फार्म को रिक्लेम करने के लिए कुछ अपने लोगों के साथ वापस फार्म पर हमला कर देता है। उसमें मिस्टर जॉन्स के पास एक बंदूक भी होती है। तो स्नोबल क्योंकि बहुत सारी किताबें पढ़ रखी होती हैं, उसने जूलियस सीज़र की भी जो जंगी हिकमत अमली है उस पर भी बहुत सारी किताबें पढ़ रखी होती हैं, तो वो अपने फार्म का दिफा भरपूर करता है और बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज करके मिस्टर जॉन्स और उसके साथियों पे कुछ जानवरों को अटैक करने के लिए भेजता है और फिर ये तासुर देता है जैसे वो ये जंग हार गए हैं। तो जैसे ही वो कॉन्फिडेंस के साथ मिस्टर जॉन्स और उसके साथी
फार्म के अंदर आने की कोशिश करते हैं तो उनको एक तंग एरिया में धकेल कर सारे जानवर अचानक उन पर हमला कर देते हैं और ये जंग जानवर जीत जाते हैं। लेकिन इसमें स्नोबल की कमर पर एक ज़ख़म ताहम ज़रूर आता है, जिसका जो गालिबन मिस्टर जॉन्स की गन की वजह से ही आता है। खैर, उसके बाद जब विंडमिल का ये मंसूबा एक बार डिस्कस होता है तो जो नेपोलियन है उसने अपने दिफा के लिए कुछ कुत्ते पाल रखे होते हैं, जंगली कुत्ते, हाउंड्स। वो स्नोबल पर उन हाउंड्स को छोड़ देता है और उसको वहाँ से भगा देता है। जब जानवर इस पर क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि स्नोबल को यहाँ से क्यों भगाया गया, तो नेपोलियन क्योंकि एक साजिशी जहन का मालिक होता है तो कहता है कि ये तो इंसानों के साथ राब्ते में था और फॉर्म के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा था, तो इसलिए इसको यहाँ से भगा दिया गया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो ज़ख़म उस पर उसकी बैक पे स्नोबल के आया होता है, तो नेपोलियन ये क्लेम करता है कि इसको तो मैंने ही काटा था, क्योंकि ये उस जंग में भी जानवरों के ख़िलाफ़ लड़ रहा था और इंसानों की हिमायत कर रहा था। जो जानवर होते हैं वो इस पर कुछ सवाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने लिमिटेड जहन की वजह से इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते, और जो कोई ज़्यादा सवाल करता है तो उसको नेपोलियन के कुत्ते गर्राते और डराते रहते हैं। इसमें एक और चीज़ ये भी होती है कि जो पिग कम्युनिटी होती है, सारा जो फार्म की ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ें होती हैं उस पर उनका कब्ज़ा हो जाता है। जो बाकी फार्म एनिमल्स हैं उनके हाथ ज़्यादा कुछ आता नहीं है, जैसे कि दूध और अंडे वगैरह होते हैं, इस पर पिग्स का कंट्रोल होता है। इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता पिग्स जो हैं वो इंसानों के घरों में भी रहने लगते हैं, बेड्स पर भी सोने लगते हैं और अपने ही मर्ज़ी के हिसाब से स्लोगन्स को भी कुछ हद तक मोल्ड कर देते हैं। जैसा कि एक स्लोगन होता है कि कोई भी बेड पर नहीं सोएगा, तो वो कहते हैं कोई भी बेड पर चादर के बगैर नहीं सोएगा। तो इस तरह के कुछ जो उनके नारे होते हैं उनमें वो अपने हिसाब से चेंजेस कर लेते हैं। इसके अलावा पिग्स के बच्चों के लिए ही एक स्पेशल स्कूल भी बनाया जाता है वहाँ पे फार्म में, और उसमें भी सारा काम बाकी जानवरों से लिया जाता है, लेकिन उनको वहाँ जाना अलाउड नहीं होता। इसके अलावा जब विंड मिल पर काम शुरू होता है फिर से, तो बॉक्सर जो कि इंतहाई मेहनती घोड़ा होता है, वो और बाकी जानवर मिलकर काम करते हैं। और इसमें इस तरह से होता है कि नेपोलियन जो होता है वो दोबारा से विंड मिल का मंसूबा शुरू कराता है और कहता है असल में तो ये मेरा ही मंसूबा था, स्नोबल ने तो इसको चोरी कर आप तक पहुँचाया है। तो जैसे ही नेपोलियन जो है वो इस पर काम शुरू कराता है, तो लिमिटेड नॉलेज की वजह से, क्योंकि स्नोबल तो अब वहाँ मज़ीद मौजूद नहीं होता जिसकी इस सब पे रिसर्च होती है, तो विंडमिल की दीवारें जो हैं वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी बनती हैं और जैसे ही एक तूफ़ान आता है तो वो तबाह हो जाती है विंडमिल। इसी तरह इसके अलावा एक बार फिर से विंडमिल को कुछ अरसे बाद जब बनाने की कोशिश की जाती है, तो आसपास के जो फार्म्स होते हैं उनके ओनर्स फार्म पर हमला कर देते हैं। अब जैसे ही वो फार्म पर हमला करते हैं तो विंडमिल टूट जाती है। इसको देखकर जानवर जो हैं अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और वो उन फार्म ओनर्स पर हल्ला बोल देते हैं और उनको वहाँ से भगा देते हैं। इस चीज़ को भी नेपोलियन अपने एडवांटेज में यूज़ करता है और कहता है कि स्क्वीलर और उसके इसी तरह के जो चापलूस होते हैं वो कहते हैं कि नेपोलियन की ही लीडरशिप में हमने इंसानों को एक बार फिर से हरा दिया है, तो इसको भी वो अपने एडवांटेज में ले जाता है। अब फार्म में मौजूद बाकी जो जानवर हैं उनकी तो हालत बहुत पतली हो चुकी होती है, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है और उनको खाने को भी उस तरह से चीज़ें नहीं मिलती जिससे वो अपनी तवानाई को बरकरार रख सकें। इसके अलावा जब एनिमल्स ने ये रिवोल्ट किया और रेवोल्यूशन आई उनके फॉर्म में, तो कुछ असूल मुतय्यन इस बारे में भी किए गए थे कि जो जानवर हैं उनकी रिटायरमेंट की एज होगी, जैसे कि घोड़े की 12 साल और कुछ और जानवरों की डिफरेंट एजेस। लेकिन डिस्पाइट द रिटायरमेंट एज बहुत सारे एनिमल्स को रिटायर नहीं किया जाता, ना ही वो रिटायरमेंट होम बनाया जाता है जहाँ पर जानवरों ने अपनी रिटायरमेंट की एज के बाद रहना है। जहाँ पे जब मिस्टर फ्रेडरिक जो कि साथ वाले ही फार्म ओनर होते हैं और वो लोग इस फार्म पर हमला करके विंडमिल को तबाह करते हैं और ये सारा प्रोसेस होता है, तो इसमें भी नेपोलियन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए स्नोबल पर इल्ज़ाम दे देता है। स्नोबल क्योंकि फार्म से भाग चुका होता है
और वो नेपोलियन के कुत्ते उसे भगा चुके होते हैं, तो वो वहाँ मौजूद तो होता नहीं है कि वो अपना दिफा कर सके। तो कभी भी फार्म में कोई भी मुसीबत आती थी तो वो स्नोबेल पे उसका ब्लेम दे देता था कि ये दरअसल स्नोबेल ही फार्म ओनर्स और इंसानों के साथ मिलकर साजिशें कर रहा है और अभी तक हमारे फार्म को स्टेबल नहीं होने दे रहा। फिर कुछ यूँ होता है कि नेपोलियन आसपास के फार्म ओनर्स के साथ ट्रेडिंग भी शुरू कर देता है और हर वक्त शराब के नशे में धुत भी रहता है, लेकिन उसके साथ जो उसके कुत्ते बॉडीगार्ड होते हैं वो किसी को उसके पास नहीं आने देते। और जानवर भी बेचारे कोई आगे से आवाज़ नहीं उठा सकते। बॉक्सर जो कि मज़दूर तबके की नुमाइंदगी कर रहा है हमारे माशरे में भी, तमाम माशरों में, वो नेपोलियन पे पूरा यकीन रखता है। नेपोलियन को नेपोलियन कॉमरेड, जैसे कम्युनिज़म में लोग कॉमरेड्स कहते हैं, उस तरह से कह के पुकारता होता है और कहता है कि कॉमरेड नेपोलियन इज़ राइट। अब होता कुछ यूँ है कि जो डिफरेंट फार्म ओनर्स के साथ लड़ाइयाँ होती हैं और विंड मिल की कंस्ट्रक्शन होती है, इस सब से बॉक्सर बीमार हो जाता है और नेपोलियन जो कि ऑलरेडी बाकी फार्म ओनर्स के साथ, इंसानों के साथ ट्रेड भी कर रहा होता है खुद, वो ऐसा करता है कि वो एक बुचर को अपने बॉक्सर को बेच देता है, घोड़े को। जैसे ही बुचर की गाड़ी उसको रिसीव करने आती है, लेने आती है फार्म में, तो बेंजामिन जो गधा होता है वो थोड़ा कुछ समझदार होता है, तो बेंजामिन पढ़ लेता है कि ये तो बुचर की गाड़ी है। तो वो थोड़ा वहाँ शोर मचाता है, जानवर भागते हैं उसके पीछे, लेकिन वो गाड़ी को ज़ाहिर नहीं रोक पाते। कुछ ही अरसे बाद उनको ये न्यूज़ भी मिल जाती है कि जो बॉक्सर है वो मर चुका है। अब उसको बुचर जो है वो काट के बेच बूझ चुका है। यहाँ से एक प्रॉब्लम ये होती है कि जानवर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, लेकिन स्क्विलर बीइंग अ प्रोपेगेंडा एजेंट वो लोगों को यकीन दिलाता है कि मैं तो बॉक्सर के पास ही मौजूद था बिस्तर मर्ग पर और वो बहुत सुकून से इस दुनिया से गया है और ऐसी कोई बात नहीं है। वो बुचर की गाड़ी नहीं थी, वो तो दरअसल एक हॉस्पिटल की गाड़ी थी जहाँ बॉक्सर को इलाज के लिए भेजा गया था। खैर, फिर होता कुछ यूँ है कि आहिस्ता आहिस्ता जानवर डरते जाते हैं, दबते जाते हैं नेपोलियन से और फार्म के हालात बुरे होते जाते हैं। नेपोलियन जो कि ऑलरेडी ट्रेड भी कर रहा होता है बाकी फार्म ओनर्स के साथ, एक दिन उनको पार्टी पे इनवाइट करता है। जब उनको वो पार्टी पे इनवाइट करता है तो किसी जानवर को बाकी उस फार्म हाउस के जो अंदर रिहाइश होती है लोगों की, वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होती जहाँ पार्टी कंडक्ट हो रही होती है। तो कुछ जानवर जो हैं वो खिड़की से झांक के देखते हैं तो देखते हैं कि पिग्स और ह्यूमंस आपस में ताश खेल रहे हैं और ये वही फार्म ओनर्स हैं जिनके बारे में नेपोलियन ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये स्नोबेल को सपोर्ट करते हैं और स्नोबेल इन्हीं की वजह से फार्म में तकरीबकारी करता है। तो जब वो देखते हैं तो बड़ा मायूस होते हैं। इसी तरह जब वो वापस मुड़ते हैं जानवर और फार्म के अंदर जाने लगते हैं तो वो ये रियलाइज़ करते हैं कि अंदर से बहुत शोर आ रहा है, जिससे कोई लड़ पड़ा हो आपस में। तो वो कार्ड्स की गेम में किसी इशू की वजह से पिग्स और इंसान आपस में लड़ पड़ते हैं, लेकिन जानवर ये देख के हैरान हो जाते हैं कि उनको कोई फ़र्क महसूस नहीं होता जानवरों में और पिग्स में। वो ये फ़र्क ही नहीं कर पाते क्योंकि पिग्स भी कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, इंसानों की तरह रहने शुरू कर देते हैं, दो टांगों पे चलना शुरू कर देते हैं। तो वो फ़र्क ही नहीं कर पाते उनमें कि ये पिग्स हैं या इंसान। और फिर वो जो स्लोगन था कि 2 legs गुड, 2 legs बैड 4 legs गुड, उसको भी चेंज कर दिया जाता है। उसको कर दिया जाता है 4 legs गुड 2 legs बेटर। अब ये तो कहानी थी एनिमल फार्म की, लेकिन आप अपने मुआशरे में देखें कि आपको भी कोई नेपोलियन लाजमी नज़र आएगा। उसके वज़ीर इत्तलात, प्रोपेगेंडाइस्ट, स्क्विलर और इस तरह के लोग भी लाजमी नज़र आएंगे। और फिर आपको शीप्स का तबका भी नज़र आएगा जो हर वक्त उनके राग लापता है। और फिर आपको मेहनती बॉक्सर घोड़ा जो था वो भी उस तरह का मज़दूर तबका भी नज़र आएगा जो हर वक्त मेहनत करता रहता है, पिसता रहता है, लेकिन एट द एंड उसको कोई फ्रूट नहीं मिलता उस चीज़ का। और सारा जो स्ट्रेन है, बोझ है, वो एंड पे उसी को बर्दाश्त करना पड़ता है। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।